गुड मॉर्निंग। बीएससी सेकेंड ईयर हिंदी मीडियम। देखिए लास्ट क्लास में मैं आपको कार्नोट चक्र के बारे में बता रही थी। मैंने कहा था कि इसमें 4 पद होते हैं और 2 पदों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला पद जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था समतापी प्रसार। उसके बाद हमने रुद्रोष्म प्रसार के बारे में भी समझ लिया था। ठीक है, अब इसके बाद हमारा तीसरा जो पद है समतापी संपीड़न, इस पे आ जाते हैं। तो देखिए, समतापी संपीड़न। देखिए, इस वाली स्थिति में तीसरे पद में क्या होगा कि जो रुद्रोष्म स्थिति बनाई गई थी, जो हमारा सिलेंडर है, गैसीय सिलेंडर है, उसे अचालक जैकेट में रखा गया था और रुद्रोष्म स्थिति बनाकर प्रसार किया गया था गैस का। ठीक है, उस रुद्रोष्म स्थिति से जैकेट से निकालकर गैस को सिंक के पास, जिसका ताप है T2 के पास रखा जाएगा, जिससे गैस जो है अपना ताप देगी। क्योंकि गैस का जो ताप है वह ज़्यादा है सिंक के ताप से, तो वहाँ पर जो गैस है अपना ताप देकर कम ताप पे आएगी, तो यहाँ पर संपीड़न कार्य होने लगेगा। संपीड़न होने पर गैस का जो आयतन है वह कम हो जाएगा, V3 से V4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। समतापी संपीड़न में क्या इस तरह से लिखा जाएगा, इसको देखिए। गैसीय सिलेंडर को रुद्रोष्म स्थिति से हटाकर सिंक, जिसका ताप T2 है, के पास रखा जाता है। यहाँ गैस का संपीड़न होगा, यहाँ गैस का और आयतन जो है परिवर्तित होगा, आयतन बदल जाएगा V3 से V4, V3 से V4 हो जाएगा। ठीक है, आयतन बदल गया, आयतन घट गया, यानी यहाँ पर संपीड़न हुआ है। यह पद समतापी है, इसलिए डेल E 0 होगा। ठीक है, ऊष्मागतिकी प्रथम नियम अनुसार देखिए, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो हमने पढ़ा था उसमें Q जो है दी गई ऊष्मा बराबर है आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन प्लस कार्य के। अगर आपको याद हो तो यहाँ पर देखिए, आंतरिक ऊर्जा जो है वो तो मैंने बता दिया कि वो 0 के बराबर है, और कार्य यहाँ पर हम मान लेते हैं तीसरा पद है, तो ये W3 कार्य हो गया। कार्य यहाँ पर माइनस में आएगा। माइनस में क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ संपीड़न हो रहा है, तो ये हो जाएगा -3। तो देखिए किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। आंतरिक ऊर्जा जो है वो तो 0 के बराबर हो गई है, तो Q जो है, Q यहाँ पर क्या है, Q जो है वो 3 लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि तीसरा पद है, इस कारण से जो Q है वो भी 3 आएगा। और यहाँ पर
देखिए संपीड़न कार्य है तो ऊष्मा जो है उसे भी ऊष्मा जो है दी जा रही है, तंत्र नुकसान में है, तंत्र ऊष्मा को दे रहा है। इसी प्रकार से कार्य जो है वो गैस के ऊपर हो रहा है, गैस का दाब कम हो रहा है। तो इसको देखिए Q3 तो इस स्थिति से बराबर हो गया W3 के। अब यहाँ पर मैं दोनों तरफ माइनस का साइन लगा देती हूँ, इससे इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा, पर हमें पता लग जाएगा कि ये संपीड़न कार्य है, यहाँ पर ऊष्मा दी जा रही है तंत्र के द्वारा। तो सबसे पहले आप इसको नोट करें, इसको मैं आगे और सॉल्व करूँगी, तो आप फटाफट से इसको नोट कर लें पहले तो देखिए इसको आगे हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्व किस तरह से होगा ये, तो देखिए जो Q3 है वो बराबर है W3 के। तो हमने ऊष्मा गति की प्रथम में एक इक्वेशन पढ़ी थी जो कि थी कार्य बराबर होती है NRT/Ln, आयतन अंतिम आयतन कौन सा है यहाँ पे V4 से प्रारंभिक आयतन, मतलब यहाँ पर हमें प्रारंभिक आयतन लिखना है, अंतिम आयतन ऊपर आ गया। तो इस तरह की हमारी इक्वेशन बन गई। अब समीकरण देखिए, इस वाली इक्वेशन का नंबर आप पीछे एक बार नोट कर लेना, चेक कर लेना, शायद इस वाली इक्वेशन का नंबर 5 आएगा, तो इसको आप एक बार देख लेना। 5 नंबर की हमारी एक इस तरह से इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ पे देखिए जो W माइनस W है वो बराबर दिया गया है -Q3 के। तो इस तरह से यहाँ पर जो इक्वेशन है वो थोड़ी सी अलग हो जाएगी। यहाँ पर ये माइनस में आ रहा है तो इसको तो आप माइनस में लेके चलें, क्यों? क्योंकि यहाँ पर संपीड़न कार्य हो रहा है। इसी तरह से जो Q3 है वो भी माइनस में आ रहा है और सेम इसी तरह की इक्वेशन हमारी बन गई है। T का मान क्या दिया गया है, सिंक का जो टेम्परेचर है वो T2 है, तो इस तरह से ये मान आ गया और ये इक्वेशन हमारी आ जाएगी। तो आप इस बार इसको भी कंफर्म कर लेना, इक्वेशन आपकी 5 और 6 ही आएंगी। अब जिस हिसाब से मैंने नंबरिंग करवाई है, मुझे ऐसे याद है 4 इक्वेशन आपकी पहले हो चुकी हैं, इसके बाद ये 5वीं 6ठी इक्वेशन आपकी आ गई है। तो नोट डाउन करने से ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सिंक के पास गैस सिलेंडर जो है हमारा उसको रखा गया, समतापीय स्थिति उत्पन्न की गई जहाँ पर ताप स्थिर है। तो जो गैस सिलेंडर का जो ताप है वह अधिक है, सिंक का ताप कम है, तो सिंक को सिलेंडर अपना टेम्परेचर देगा और संपीड़न कार्य उस पर होने लगेगा। गैस जो है वो संपीड़ित होगी V3 से V4 तक, और जो दाब है वह भी परिवर्तित हो रहा है P3 से P4 तक। ठीक है, ये हो गया तीसरा स्टेप। अब देखिए चौथा जो स्टेप है जो कि है रुद्रोष्म संपीड़न, इसमें पुनः क्या होगा, जो सिलेंडर है उसे अचालक जैकेट के अंदर रखा जाएगा। अब अचालक जैकेट में जब रखा जाएगा तो वापस से एक रुद्रोष्म स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इस रुद्रोष्म स्थिति का मतलब है कि यहाँ पर
जो तंत्र है ना तो ऊष्मा लेगा ना ही ऊष्मा देगा, पर ताप जो है वह स्थिर नहीं है, सिर्फ ऊष्मा जो है वही स्थिर है। यही होता है रुद्रोष्म प्रक्रम में। तो देखिए इस रुद्रोष्म संपीड़न में जब जो सिलेंडर है उसे अचालक जैकेट में रखा गया तो उसका जो ताप है घटता जाएगा और घटेगा कुछ समय के लिए, और संपीड़न कार्य उसमें होता रहेगा। आयतन पुनः V4 से V1 तक आ जाएगा और P4 से P1 ताप आ जाएगा, यानी पूरा का पूरा जो प्रक्रम है अपनी प्रारंभिक स्थिति में मूल अवस्था में लौट आएगा और ताप यहाँ पर T2 से T1 पहुँच जाएगा। मतलब ताप इतना हो जाएगा, इतना घट जाएगा कि वापस से वो T1 वाली स्थिति आ जाए। ठीक है, तो देखिए अगली वाली जो स्टेप है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब रुद्रोष्म स्थिति यहाँ पर क्या क्यों है? क्योंकि संपीड़न कार्य होगा, गैस जो है पुनः संपीड़ित होती रहेगी, उसका दाब कम होता रहेगा जब तक कि ताप जो है T2 से T1 ना पहुँच जाए। ठीक है, T2 ताप किसका था? सिंक का, और T1 ताप किसका है? श्रोत्र, हमारा सोर्स जो है जिसका ताप उच्च है, वहाँ तक ना पहुँच जाए। ठीक है, चौथे स्टेप पे आ जाए। चौथा स्टेप है हमारा रुद्रोष्म संपीड़न। इस स्थिति में सिलेंडर को पुनः सिंक से हटाकर अचालक जैकेट में रखा जाता है, जिससे रुद्रोष्म स्थिति में गैस पुनः संपीड़ित होती है जब तक कि ताप T2 से T1 ना हो जाए। इस प्रकार संपीड़न में गैस का आयतन V4 से V1 तथा दाब P4 से P1 हो जाता है। अर्थात कार्नोट चक्र अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। ठीक है, ये प्रक्रिया है चौथे पद की। तो सबसे पहले तो इसको नोट करें, फिर इसका हम डेरिवेशन समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की स्थिति बनेगी।
ठीक है, इस तरह से देखिए हमारा ये यहाँ पे 4 पद कंप्लीट हो रहे हैं। इसका मैं आपको डेरिवेशन बताऊंगी अभी, और उससे पहले मैं आपको दोबारा से एक बार बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले हमारी स्थिति ए थी, किस तरह से ये मूल अवस्था में वापस आया है। ए स्थिति में P1 V1 T1 कंडीशन थी। सबसे पहले जो सिलेंडर है, गैसीय सिलेंडर जिसमें आदर्श गैस भरी हुई है, उसे रखा गया है स्रोत जिसका जो ताप है वह T1 है, उसके पास रखा गया। अब टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, इस वजह से गैस जो है बढ़ते हुए टेम्परेचर के साथ प्रसारित होना शुरू हो जाएगी। क्लियर होगा यहाँ तक? गैस का प्रसार होगा P1 से P2, V1 से V2। ये स्थिति अब परिवर्तित हो गई प्रथम पद के बाद। अब क्या होगा, जो सिलेंडर है उसे अचालक जैकेट में रखा जाएगा। अचालक जैकेट में जब सिलेंडर को रखा जाएगा तो इसका मतलब है ऊष्मा ना तो दी जा रही है तंत्र के द्वारा, जो हमारा सिलेंडर है उसके द्वारा, ना ही ऊष्मा बाहर जा रही है, ना वो ले पा रहा है ना वो दे पा रहा है, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा। तो ये जो स्थिति है वो कहलाती है रुद्रोष स्थिति, जिसमें Q जो है वो हो जाता है 0। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया प्रसार वापस से होता रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर कुछ टाइम तक वो मेंटेन रखने की कोशिश करेगा जब तक कि जो ताप है T1 से T2 ना घट जाए। ठीक है, तो ये वाली स्थिति में गैस पुनः प्रसारित होगी और ताप जब T2 हो जाएगा तब तक प्रसारित होती रहेगी। ये वाला जो पद था वो हमारा था रुद्रोष्म प्रसार। उसके बाद तीसरा पद आया था जिसमें अचालक जैकेट से सिलेंडर को पुनः हटाया गया और उसे निम्न स्रोत के सिंक के पास रखा गया। जो सिंक है उसका टेम्परेचर कम है, ऊष्मा इंजन है वो हमारा, उसका टेम्परेचर कम है तो उसके पास रखा गया। अब हमें पता है जो सिलेंडर है वह अपनी ऊष्मा देगा सिंक को, मतलब उसने जो स्रोत था उससे तो ऊष्मा ली थी और यहाँ पर वो सिंक के पास त्याग रहा है, दे रहा है उसको। तो जब ऊष्मा वह दे रहा है तो वहाँ पर गैस का संपीड़न प्रारंभ हो जाएगा और गैस का संपीड़न होगा, प्रारंभिक स्थिति यहाँ रहेगी P3 V3 से P4 और V4, अंतिम स्थिति तक पहुँचेगा। इस तरह से यहाँ पर वापस से संपीड़ित हुआ ये, और ये जो स्थिति है वो है समतापी, क्योंकि जो टेम्परेचर है सिंक का वो कांस्टेंट है, T2 टेम्परेचर है। ठीक है, अब चौथी स्थिति में सिलेंडर को वापस से अचालक जैकेट में रखा गया, रुद्रोष में स्थिति उत्पन्न की गई और इस तरह से हम अपनी मूल अवस्था में वापस आ गए हैं। तो कार्नोट चक्र पूरा यही है कि इसमें हम प्रारंभिक अवस्था से घूमते हुए 4 पद के बाद वापस से अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं। तो आप सबसे पहले तो इसको नोट करें, उसके बाद हम इसकी डेरिवेशन करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आपको अब तो ये अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए ऊष्मागतिकी प्रथम नियम अनुसार देखिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है, जो आंतरिक ऊर्जा है वह बराबर है Q माइनस W के। हमें पता है ये जो स्थिति है वो रुद्रोष्म है, तो Q का मान यहाँ पर 0 आ गया। कार्य जो है वह W3 होगा, W4 होगा, क्योंकि ये चौथा पद है, यहाँ पर संपीड़न हो रहा है, इस वजह से जो कार्य है वह ऋणात्मक होगा। क्लियर? तो देखिए इसमें आगे आंतरिक ऊर्जा बराबर हो जाएगी माइनस W4 के।
तो इस तरह से हमारे पास W4 आ जाएगा पॉजिटिव में, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, तो W4 हो गया पॉजिटिव में। ठीक है, और अगर इसको आपको माइनस में लिखना है तो यहाँ पर भी ऋणात्मक चिन्ह आएगा, यानी इसको इस तरह से लिखा जा सकता है W4 बराबर हो जाएगा माइनस W4 माइनस डेल ई के। अब देखिए हम जानते हैं कि जो आंतरिक ऊर्जा है वह बराबर होती है CV dt के। जो टेम्परेचर है उसमें वेरिएशन हो रहा है, टेम्परेचर वेरिएट कर रहा है, पूरा इसको खोल के लिख देती हूँ। प्रारंभिक स्थिति में ताप जो था वो T2 था और अंतिम में वो T1 पे पहुँचा, तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, अब इस वाली इक्वेशन से हम वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, तो माइनस W4 बराबर हो जाएगा माइनस CV T1 माइनस T2 के। ठीक है, तो इस तरह से हमारी समीकरण पूरी सॉल्व हो जाएगी। और अगर यहाँ पर मैं माइनस का चिन्ह हटाना चाहूँ तो इसको इस तरह से लिख सकती हूँ। अब आप सोचेंगे कि मैडम आपने यहाँ पर ये माइनस में क्यों रखा है, तो देखिए ये वाला जो कार्य है वह संपीड़न कार्य है। इससे पहले वाला जो कार्य था वो भी एक संपीड़न समतापी कार्य था। उससे पहले हमने प्रसार देखा था जो पॉजिटिव में होता है, उससे पहले एक प्रसार था वो भी पॉजिटिव में होता है। तो मैं यहाँ ये कहना चाह रही हूँ स्टार्टिंग के दो पद जो हैं उसे हमें वैल्यू पॉजिटिव में रखनी है क्योंकि वह प्रसार कार्य है। इन दोनों की वैल्यू हमें नेगेटिव में रखनी है क्योंकि ये संपीड़न कार्य है। और इन तीनों का चारों का योग कहलाता है कुल कार्य, जिसे हम जो है आगे सॉल्व करके देखेंगे। अभी हमें आगे कार्नोट चक्र का कुल कार्य और कुल ऊष्मा परिवर्तन निकालना है। उसी के बाद हम कार्नोट चक्र का असली मान हमें पता लगेगा। तो सबसे पहले तो आप इसको नोट करें। तो देखिए इस तरह से हमारे चारों पद कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे पास बहुत सारी इक्वेशन आ गई है। इस वाली जो इक्वेशन है इसका भी आप एक नंबर दे दें। 6 इक्वेशन हमारी हो चुकी हैं। ये इस वाली इक्वेशन का आप 7th नंबर दें। ठीक है, और एक बार चेक कर लेना, मैंने इक्वेशन जो है पिछली क्लास में आपको 4 तक लिखवा दी थी। इससे पहले वाले जो पद है उसमें 2 इक्वेशन हुई थी, 5 और 6, और ये वाली 7वीं इक्वेशन है। अब इसके बाद हमें टोटलिंग करनी है, कुल कार्य निकालना है और कुल ऊष्मा निकालनी है, जिसे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ठीक है, तो आप इसको इतना नोट करें। ये टॉपिक अभी चलेगा एक क्लास और, काफ़ी लंबा टॉपिक है, जब भी ये 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।